आप सभी बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी को मेरा शुभ नमस्कार। आज हम हमारे कृषि के अध्याय को हमारे नए पॉइंट चाय से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में, गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, मक्का के बारे में, जवार के बारे में पढ़ा। ये कौन सी फसलें हैं, किस ऋतु में बोई जाती हैं, किस मिट्टी में बोई जाती हैं, इनके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने दालों के बारे में जाना कि भारत के अंदर जो है दालें कौन कौन सी पैदा की जाती है। उसके बाद हमने तिलहन की फसलों के बारे में भी अध्ययन किया और आज हम अध्ययन कर रहे हैं चाय की। ये हमारी एक रोपण खेती है और पेय पदार्थ भी है। अब तक तो हमने खाने वाले पदार्थों के बारे में जो है जानना था। अब हम किसके बारे में जान रहे हैं? जिनको पिया जाता है, जैसे चाय है और कॉफ़ी। इन दोनों को हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो पहली बात तो आ जाती है कि ये जो हमारी जो फसल है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अंग्रेज़ लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं भारत में चाय? अंग्रेज़। भारत में पहले चाय का उत्पादन नहीं होता था। दूसरी हम बात करेंगे फिर इसकी जलवायु की। अब इसको जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण हो या फिर उपोष्ण, या तो थोड़ी सी गर्म हो या फिर थोड़ी सी क्या हो, गर्म प्लस में ठंडी हो। उसके बाद बात करते हैं तीसरी, मिट्टी की। अब इसको जो मिट्टी जो की ज़रूरत है वो क्या चाहिए? जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए, जिसमें जीवों के अंश ज़्यादा हो। जीवाश्म युक्त मिट्टी। और सतह मिट्टी की क्या हो? ढलवां हो। जो मिट्टी की जो सतह है ऊपरी, वो क्या हो? ढलवां हो, ताकि पौधे की जड़ों में पानी ठहरे ना। क्या ना हो? चाय की जो झाड़ियां होती हैं उसकी जो जड़ें होती है उसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। तो ठहरेगा नहीं तो फिर क्या होगा? उसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी। उस नमी की मात्रा किससे पूरी की जाएगी? जीवाश्म युक्त मिट्टी जो होती है उसके अंदर नमी को धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। और चाय की जो झाड़ी होती है उसके पत्तों को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। इसको वर्षा की ज़रूरत भी क्या है? अगर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसके लिए वर्ष भर कौन सा मौसम चाहिए? कोषण, नमी का मौसम चाहिए। और सर्दी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सर्दी। यानी कि वही 25 डिग्री सेंटीमीटर तक इसको क्या चाहिए? तापमान चाहिए। तो चाय जो है वो श्रम उद्योग है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? मजदूरों की। कौन सा उद्योग है यो? श्रम, शारीरिक श्रम बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि चाय की जो पत्ती है उसको तोड़ा जाता है। उसके लिए श्रमिकों की जो मजदूर है वो कौन सा चाहिए? कुशल मजदूर चाहिए, प्रशिक्षित मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो चाय की पत्तियां तोड़ी जाती है वो बागान के अंदर ही क्या कर ली जाती है? सुखा ली जाती है। उसके बाद आती है उत्पादक राज्य। इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं चाय के? तो पहले तो हम बात करेंगे असम की। असम के बाद पश्चिमी बंगाल के अंदर भी इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। जो पश्चिमी जो बंगाल है, इसके अलावा जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, केरल और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, वहाँ पर भी जो है चाय बोई जाती है। लेकिन कुछ एक ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ थोड़ी सी कम बोई जाती है। वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय। और चीन के बाद यहाँ भी चाय उत्पादन में भारत चाइना के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है विश्व का। भारत विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो हमारा पेय पदार्थ आ जाता है वो कौन सा आता है? कॉफ़ी। ये भी जो है गुणवत्ता, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। और अरेबिका, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में बोई जाती है। कौन सी किस्म की जो कॉफ़ी होती है वो हम भारत में बोते हैं बेटा? अरेबिका। और ये शुरू में कहाँ से लाई गई थी भारत में? यमन। कौन से देश से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। भारत के अंदर कॉफ़ी और चाय के पौधे नहीं होते थे। और आज भारतीय कॉफ़ी की विश्व भर में मांग है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो 3 राज्यों के अंदर है।
कौन कौन सा? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इसके उत्पादक राज्य हैं। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ बोई जाती है? कर्नाटक में बोई जाती है। उसके बाद में खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, दलहन फसल और पेय फसल के बाद हमारे पास फसल का एक नया रूप आ जाता है बागवानी, जिसके अंदर हम फलों को लेते हैं। फल हैं हमारे, जैसे संतरा है, केला है, नींबू है, आम है, ये सारे के सारे फल भारत में बोए जाते हैं। और अगर हम उत्पादन देश की बात करें तो चाइना के बाद बागवानी फसल के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? फसलों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और भारत में दोनों ही प्रकार के जो फल है वो बोए जाते हैं, उष्ण भी और शीतोष्ण भी। भारत ऐसा देश है जहां फलों में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। फल और फूलों में भारत में फूलों की खेती भी की जाती है, जैसे कि केसर के फूल। भारत में केसर के फूलों की खेती भी जो है वृहद स्तर पर की जाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत के अंदर जिन फलों का उत्पादन किया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, वो राज्य हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फल बोए जाते हैं, महाराष्ट्र। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये महत्वपूर्ण जो हैं राज्य हैं जिनके अंदर क्या उगाई जाती हैं? बागवानी फसलें बोई जाती हैं। अब वो मैं बता देता हूं आपको कि जो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल है वो आमों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। और नागपुर जो है वो संतरे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार आ जाता है प्रश्न, पूरे विश्व में नागपुर के संतरे की सबसे ज़्यादा मांग रहती है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, और मेघालय का अनानास, महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर के सेब और नाशपाती और अखरोट, इनकी पूरे विश्व में क्या रहती है? मांग रहती है। इसके अलावा भारत के अंदर और भी जो हैं बागवानी फसलें हैं, जिसमें कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास? मटर है, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू। अब हमारे पास आती है, अब तक तो ये सारी हम पढ़ रहे थे खाद्यान्न फसलें। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी फसल आती है वो होती है अखाद्य, जिनको खाया नहीं जाता। और उसके अंदर पहली जो फसल है वो रबड़ है। और ये इसकी जलवायु कौन सी है? भूमध्य रेखीय है। कौन सी फसल है ये? भूमध्य रेखीय। और इसके लिए भूमध्य रेखा जो है वो उष्ण जलवायु का प्रदेश है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा चाहिए? 200 सेंटीमीटर। और तापमान कितना चाहिए इसको? 25 डिग्री सेल्सियस। और ये बहुत से उद्योग हैं उनको कच्चा माल के रूप में जाता है। और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी बोया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फसल आती है वो आती है रेशेदार, जिनसे रेशा निकाला जाता है, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो भारत में 3 प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें हैं, कपास है, जूट है और सन। भारत के अंदर ये 4 प्रकार की। और चौथा हमारे पास कौन सा आ जाता है? प्राकृतिक कीड़ा, जो रेशम का कीड़ा होता है जिससे हम रेशम बनाते हैं वो। तो ये चारों की चारों रेशेदार जो है फसल है, इनमें पहली जो होती है वो तो किस में होती है? मिट्टी में। कौन कौन सी? कपास, जूट और सन। जो तीसरी है वो मैंने अभी आपको बताई थी, वो रेशम के कीड़े से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? रेशम के कीड़े से प्राप्त की जाती है। और ये जो रेशम का जो कीड़ा होता है ये मलबरी पेड़ की पत्तियों को खाता है, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों को खाता है, वहां पर पलता है। और रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है उसको क्या बोला जाता है? सीरीकल्चर। कई बार आ जाता है ये प्रश्न, सीरीकल्चर से आपका क्या अभिप्राय है? तो सीरीकल्चर का अर्थ क्या होता है? रेशम के कीड़ों का पालन करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास सूती जो कपड़ा उद्योग को सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कच्चा उत्पाद देता है तो वो कौन देता है? कपास। और ये इसके लिए क्या चाहिए? अगर हम मौसम की बात करें तो 210 दिन तक पाला रहित मौसम चाहिए। मिट्टी की अगर बात करें तो कौन सी मिट्टी चाहिए? काली। इसको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए हल्की धूप खिली हुई होनी चाहिए। और कपास उत्पादन में भी चाइना के बाद भारत का कौन सा स्थान है?
दूसरा, और ये फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है ये। और इसके लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है? करीबन करीबन 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो जाए, और जहाँ इतनी वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई के संसाधनों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और भारत के अंदर करीबन करीबन ये 6 से लेकर 8 महीने लेती है। समय कितना लगता है इसमें? 6 महीने से 8 महीने में ये क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है ये फसल। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और क्या है? कर्नाटक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आ जाता है हमारे पास जूट। इसको हम सुनहरा रेशा कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि किस फसल को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ होता है? जूट। और ये जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और उड़ीसा में। ये वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करते हैं। अब ये काम क्या आता है? जूट से क्या बनाई जाती है? बोरियां बनाई जाती है, टाट बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है, गलीचे बनाए जाते हैं। और इसकी जो सामग्री है इसके ऊपर लागत क्या आती है? बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए आजकल जूट का स्थान किसने ले लिया है? नाइलॉन ने। नाइलॉन ने क्यों ले लिया? कि नाइलॉन जूट से क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। जूट से क्या पड़ता है? ये सस्ता पड़ता है। इसलिए इसका स्थान किसने ले लिया है? नाइलॉन ने ले लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। कि जो हमारी ये खेती है उसके अंदर प्रौद्योगिकी का मतलब तो होता है तकनीकी सुधार। तो हमने कौन कौन से किए हैं? और दूसरा आता है भी संस्थागत, यानी कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हमने बनाई है, ऐसे कौन कौन से हमने काम किए हैं जिनके जरिए संस्थाओं से किसानों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तकनीकी और संस्थागत सुधारों की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, ऐसा क्या कारण था? तो उसके पीछे कारण ये था कि इतने वर्षों से खेती करने के बाद भी भारतीय जो खेती है आज भी पिछड़ी हुई है। भारतीय जो खेती है वो आज भी क्या है? पिछड़ी हुई है। और कृषि का विकास जो है वो अवरुद्ध है। अवरुद्ध क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जो आज भी किसके ऊपर निर्भर करते हैं? वर्षा ऋतु पर। कि बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। दूसरा क्या है? बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी सिंचाई के संसाधन जो है पूरे नहीं है। सिंचाई के साधन क्या नहीं है? पूरे नहीं है। यानी कि शुष्क क्षेत्र है, वहां ना तो नहरें हैं, नहरें नहीं निकाली तो वहां फिर नीचे भूमिगत जो जल स्तर है वो बहुत नीचे है। और अगर कहीं पर भूमि जल स्तर ऊपर है तो वो क्या है? खारा है। तो इस कारण भारतीय भूमि की उत्पादकता अधिक होने के बावजूद भी भारतीय जो खेती है वो पिछड़ी हुई है। अभी मैंने बता दिया, देखो मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। और हमारी जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्र का जो फल है, कृषि का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि मकान बनाने के लिए लोगों को क्या चाहिएगी? जमीन चाहिएगी। वो जमीन रबड़ नहीं है कि हम उसको क्या कर देंगे? खींच करके लंबा कर देंगे। भूमि तो उतनी ही रहेगी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे जोत का आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इसलिए भारतीय जो किसान है वो चाह करके भी बहुत अच्छा श्रम लगा करके बहुत अच्छा जो है काम करने के बावजूद भी एक अच्छी खेती नहीं कर पा रहा है। और दिन प्रतिदिन वो क्या होता जा रहा है? गरीब होता जा रहा है। इसलिए भारतीय किसानों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पड़ी। और उसकी तरफ सरकार ने जो है कदम उठाए। तो हम पहली बात करते हैं संस्थागत सुधार। कौन से सुधार? संस्थागत सुधार। नंबर 1, चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब था जो दूर दूर के अंदर बिखरे हुए छोटे छोटे जो खेत थे उनको जोड़ के क्या बना दिया? छोटे जो जोत थे उनको क्या बना दिया? जोड़ करके बड़े जोतों में बदल दिया। ताकि किसान जो है
3 स्थानों पर जाकर के खेती न करे, जबकि एक ही स्थान पर अगर उसकी ज़मीन होगी तो वो बहुत ज़्यादा श्रम लगा करके उस खेती पर क्या दे सकता है, ध्यान। अगर उसे 3 जगह जाके खेती करनी पड़ेगी तो उसका समय भी क्या हो जाएगा, बर्बाद। दूसरा जो संस्थागत सुधार था वो था कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी, कृषि विश्वविद्यालय बना दिए गए। क्या बना दिए गए थे, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई, जो समय समय पर अच्छे बीज और क्या करते हैं, संकर बीजों का चुनाव करते हैं, उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद तीसरी जो बात है वो क्या की गई थी, फसल बीमा शुरू कर दिया गया। अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो अगर उसने बीमा करवा रखा है तो उसकी जो फसल बीमा से जो है उसकी जो फसल खराब हुई है वो अंश उसको बीमे के जरिए मिल जाता है। तीसरा क्या है, चौथा सॉरी, रेडियो और दूरदर्शन पर किसानों के कार्यक्रम आते हैं। रेडियो और दूरदर्शन पर किसानों के क्या आते हैं, प्रोग्राम आते हैं, जिसके अंदर किसानों को अच्छी फसलें कैसे ली जा सकती है, मौसम की जानकारी भी उसको दी जाती है। नंबर 5 था, सस्ता ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। किसके जरिए, सहकारी बैंकों के जरिए। ये कौन सा सुधार था, संस्थागत सुधार। 5वां सुधार हमारे पास कौन सा आ गया कि सहकारी जो है बैंक बना दिए गए हैं, जो कम रेट के ऊपर किसानों को सस्ती दर पर क्या उपलब्ध करवाते हैं, ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और छठा सबसे महत्वपूर्ण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि किसान की फसल को बाजार के जो अधिकारी हैं, जो आड़ती हैं, व्यापारी है, वो कम पैसे में ना खरीद ले, इसलिए सरकार अपनी ओर से हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कर देती है, जारी। जैसे सरसों का आजकल न्यूनतम समर्थन मूल्य है 4425 रुपये। कितना है, 4425 रुपये। 7700 रुपये किसका है, मूंग की फसल का है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि किसान की जो फसल है वो कम दाम के ऊपर है, ना बिके। ये सारे के सारे जो थे संस्थागत सुधार थे। और एक और बता देता हूं, नंबर 7, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। जमींदारी प्रथा का क्या कर दिया गया, उन्मूलन, बिल्कुल उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जमीन किसको दे दी गई, किसानों को। अब जमींदारों के हाथ में कोई भी जमीन नहीं है, जमीन किसकी है, जोतने वाले की। ये तो थे संस्थागत सुधार। अब हमारे पास अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रौद्योगिकी है सुधार। कौन सा सुधार आ जाता है, प्रौद्योगिकी है सुधार। और इस सुधार के बारे में हम हमारी आगे की जो कक्षा है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।